जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक के जो बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, रिपीट होते हैं, या हम कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है वो उसकी रीज़न जो है, अगर हम मेन डिस्कस करें तो वो है कि एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे आज। और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है उसको कंपेयर करने के लिए, उसका डिटरमिन करने के लिए हम 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, कोई ऐसा अल्कीन साइक्लो जिसके अंदर बेंजीन की तरह ही 3 डबल बॉन्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करके हम बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो heat of hydrogenation for cyclohexene is -119.5 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल अल्कीन लेते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, कोई साइक्लो अल्कीन लें जिसमें हेक्सीन लें जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो एनर्जी रिलीज होगी जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो -119.5 किलो जूल पर मोल होगी। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हम साइक्लोहेक्सीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है -119.5 किलो जूल पर मोल। तो बन रहा है प्रोडक्ट, हमारे पास बन रहा है साइक्लोहेक्सीन। तो अगर देखा जाए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो हम पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और फिर एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब एक पाई बॉन्ड, अब आप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा। ठीक है, तो आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, लेकिन जो दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो वो दो हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगी। दो हाइड्रोजन जो ऐड कर रहे हैं वो इस रिंग के साथ दो सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगी, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो वो जो सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगी, वो सिंगल बॉन्ड जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। वो जो दो सिंगल बॉन्ड्स जब हाइड्रोजन की बनेगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, जबकि जो आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वो सिर्फ वीक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो वीक पाई बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, वो उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जो नेट एनर्जी आएगी, ठीक है, वो हमारे पास माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रही हैं और वो हैं भी स्ट्रॉन्ग, जबकि ब्रेक जो एब्जॉर्ब हो रही है वो थोड़ी हो रही है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रही है जो कि है भी वीक। ठीक है, तो एक साइक्लोहेक्सीन की जब हम एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब हमने दो हाइड्रोजन को ऐड किया, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो वो हमारे पास है कि -119.5 किलो जूल पर मोल। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी साइक्लोअल्कीन के अंदर दो पाई बॉन्ड्स हों, ठीक है, तो फिर उसको उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें, उन दो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करें, तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखा जाए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शुड बी 2 इंटू -119.5, यानी कि अगर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में हमारे पास एनर्जी -119.5 रिलीज हो रही है, तो दो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी होनी चाहिए थी एनर्जी? -239 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो एनर्जी प्रैक्टिकली जो हमें ऑब्जर्व हुई, ठीक है, जो दो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी हमने ऑब्जर्व की वो कितनी है? -231.5 किलो जूल पर मोल। तो ये 239 से थोड़ी है, तो इसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी जब दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक की, डबल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसके पीछे अब एक रीजन है। ठीक है, वो क्या है
कि अगर हम वो रीजन देखें तो हमारे पास आता है कि कॉन्जुगेशन। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेशन क्या होती है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी अल्कीन के अंदर एक पाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह ये स्ट्रक्चर पाया जाए तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड जो है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी चेन के ऊपर मूव करवा सकता है। कैसे? कि जैसा कि यहां पर देखें, the observed heterohydrogenation for cyclohexadiene is less than heterohydrogenation for any other alkyne due to conjugation। कोई भी ऐसा अल्कीन जिसमें कॉन्जुगेशन ना हो, जिसमें डबल सिंगल इस तरह बॉन्ड्स ना हो, ठीक है, डबल बॉन्ड्स हों लेकिन उसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स ना हो किसी भी अल्कीन में, तो उसकी जो दो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन अगर ऐसा अल्कीन जिसमें एक डबल, एक सिंगल, एक डबल इस तरह पाई बॉन्ड्स हों, यानी कि उसमें कॉन्जुगेशन हो, तो जब उसकी पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी लेस रिलीज होगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास हुआ, ठीक है, तो होनी थी रिलीज -239 किलो जूल पर मोल, लेकिन हो रही है -231.5 किलो जूल पर मोल। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये एनर्जी क्यों थोड़ी रिलीज हुई? क्योंकि इसमें अब कॉन्जुगेशन आ गई। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है, तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं। स्टेबल कैसे हैं कि पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने लेफ्ट वाले कार्बन को देकर, नेबरिंग कार्बन को देकर और खुद सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और जबकि यहां पर ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये अपने दो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। और इस कार्बन ने अपने दो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का अपना था, एक लेफ्ट वाले कार्बन का था, नेबरिंग का था, लेकिन इसने दोनों शेयर कर दिए लेफ्ट वाले कार्बन को। तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ओवरऑल इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला कार्बन था, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, तो फिर इस 2 नंबर वाले कार्बन एटम्स को आगे पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले नंबर वाले कार्बन को ट्रांसफर करना पड़े, क्योंकि एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक दूसरे नंबर वाले कार्बन का था। तो दोनों 2 नंबर वाले कार्बन ने अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट वाले को शिफ्ट कर दिए 1 नंबर कार्बन को। तो इसके ऊपर इसको ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और 4 नंबर वाले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हुआ, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो बच्चों हुआ क्या, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम कार्बन 4 टू कार्बन 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहे इस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं किसी एक जगह टिके नहीं बैठे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन मूवेबल हैं, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स को तलाश करने में, उनको उन पे अटैक करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है, तो इस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर जब आप 2 हाइड्रोजन्स को ऐड करेंगे, तो ये ऑलरेडी इतना स्टेबल है, तो इसके पास एनर्जी रिलीज करने के लिए इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये थोड़ी एनर्जी रिलीज कर रहा है। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एनर्जी थोड़ी रिलीज इसलिए हुई क्योंकि कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होता है, और स्टेबल कंपाउंड्स की एनर्जी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से ये इसके पास ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एनी अल्कीन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसा किया कि हम बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसको किसी 3 डबल बॉन्ड वाले उसी की तरह के मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजनेशन करवा के हम उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बेंजीन की एनर्जी से कंपेयर करेंगे, फिर बताएंगे कि बेंजीन स्टेबल है या बेंजीन स्टेबल है ज्यादा, तो क्यों स्टेबल है, ठीक है। अब हमने क्या किया,
पहले हमने क्या किया कि हमने एक डबल बॉन्ड वाले साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजनेशन की, उसकी एनर्जी नोट की, फिर हमने 2 डबल बॉन्ड वाले साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन की, उसकी एनर्जी नोट की, जो कंपैरेटिवली थोड़ी आई, ज्यादा आनी चाहिए थी थोड़ी सी, ठीक है। तो फिर हमने अब 3 डबल बॉन्ड वाले किसी साइक्लोहेक्सीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके इसकी 3 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया। तो स्टूडेंट्स एनर्जी आई -358.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यानी कि माइनस, जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो तो उसकी एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आई? -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो हमारे पास बेंजीन के अंदर हाइड्रोजनेशन करके, बेंजीन में भी तो 3 डबल बॉन्ड्स थी, तो हमने जब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स को ऐड की, 3 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया, तो जो हमारे पास प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई, जो एनर्जी रिलीज हुई, वो आई -208 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी थोड़ी है, इसको इतनी रिलीज करनी चाहिए थी, -358.5 रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन कितनी रिलीज कर रहा है? -208। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हमारे पास यहां पर इसने जो एनर्जी रिलीज की -208 किलो जूल पर मोल, इसको रिलीज कितनी करनी चाहिए थी? -358.5 किलो जूल पर मोल। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन जो है ये एनर्जी थोड़ी रिलीज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी स्टेबल है। ये किसी भी 3 डबल बॉन्ड वाले अल्कीन से ज्यादा बेंजीन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डबल सिंगल बॉन्ड्स, और ये इसलिए एनर्जी थोड़ी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी इसने -208, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल थी, कॉन्जुगेशन पाई जा रही थी, जिसके पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल है, वो रैंडम है, ठीक है। जिस तरह हम इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी का एड्रेस पूछते हैं कि फलां टीचर जो है, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है फलां टीचर किधर है, तो मैं कह देता हूं कि वो स्टाफ रूम में या एडमिन ऑफिस में है, ठीक है। अगर वो एडमिन ऑफिस में स्टेबल हैं, खड़े हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा एडमिन ऑफिस में आप फौरन जाएंगे, आप उनसे मिल लेंगे। अगर मैं कहता हूं कि वो एडमिन ऑफिस से लेकर स्टाफ रूम के दरमियान कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, वो मूवेबल हैं, तो इसका मतलब है ये है कि मैंने आपको कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं दिया, तो आप उस टीचर से आसानी से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आपको, मैंने रेंज बता दी, वो कहीं पे भी पाया जा सकता है। तो इसी तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते, वो एक जगह भी टिक के नहीं बैठते, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को रेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन में देखा, तो कॉन्जुगेशन जो है, बेसिकली कॉन्जुगेशन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फिर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन वाज ऑब्जर्व्ड -208 किलो जूल पर मोल। तो -208 किलो जूल पर मोल इज लोअर वैल्यू, ये थोड़ी वैल्यू है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन के स्टेबल था, इसकी एनर्जी थोड़ी थी, ठीक है। तो इसके पास फर्दर एनर्जी रिलीज करने के लिए इतनी नहीं थी, इसलिए इसने थोड़ी एनर्जी रिलीज की। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन it is clear that benzene is more stable than any other alkene which also contain 3 double bonds। तो जो बेंजीन है वो इसके अंदर वो कहता है कि वो ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो किसी भी अल्कीन से बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि बेंजीन जो है उसके अंदर कॉन्जुगेशन पाई जाती है, और उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिलीज लेस एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। तो कितनी एनर्जी ये कम रिलीज कर रही है? 150 किलो जूल एनर्जी थोड़ी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन आ जाए, ठीक है, कोई भी हमारे पास हो 3 डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, जैसा कि ये हमारे पास 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन है स्टूडेंट्स, तो इसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी जब इसकी 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुई? तो -358.5 किलो जूल। लेकिन बेंजीन इतनी नहीं कर रही, तो बेंजीन कितनी एनर्जी कम रिलीज कर रही है? बेंजीन जो है वो 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी थोड़ी रिलीज कर रही है। तो ये एनर्जी जो है वो
तो इतनी इतनी एनर्जी ये कम रिलीज करने की रीजन है कि ये स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्टेबल ज्यादा है, किसी भी 3 डबल बॉन्ड वाले एल्कीन से बेंजीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन इसके रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इसको इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो दीज एनर्जीज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, तो इसको हम रेजोनेंस भी कहते हैं। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर उसे हम रेजोनेंस भी कहते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया, ठीक है, तो -208, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 150 किलो जूल पर मोल का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें जरा कि ये ग्राफ दिया हुआ है। जब हमने एक साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एनर्जी -119.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। जब हमने दो डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। जब हमने 3 डबल बॉन्ड्स को किसी भी, ये बेंजीन नहीं इसे कंसिडर किया, इसे किया हुआ है कोई 3 डबल बॉन्ड वाला अल्कीन। ठीक है, तो इसने एनर्जी कितनी रिलीज की, -358.5 किलो जूल। लेकिन स्टूडेंट जब बेंजीन को एक्चुअली हमने डिस्कस किया तो जो बेंजीन हमारे पास आई, तो बेंजीन ने जो एनर्जी रिलीज की, वो बेंजीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की तो इसकी एनर्जी यहां पर इंटरमीडिएट कहीं आ रही है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन है, बेंजीन जो है इसकी एनर्जी जो है वो इतनी, यहां पर जब बेंजीन की हमने हाइड्रोजनेशन की तो बेंजीन ने जो एनर्जी रिलीज की वो की -208 किलो जूल पर मोल। हालांकि इसमें भी 3 डबल बॉन्ड्स थी साइक्लोहेक्साट्राइन की तरह, लेकिन इसके अंदर कॉन्जुगेशन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक फिनोमिना पाया जाता है जिसे रेजोनेंस कहते हैं। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स टिक के नहीं बैठते, वो इसके रिंग के ऊपर नीचे मूवेबल हैं, इसलिए वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अवेलेबल नहीं है। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा, सो इसके पास जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो इसलिए बेंजीन में जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ऑलरेडी उसके पास एनर्जी ज्यादा रिलीज करने के लिए नहीं होगी, तो फिर वो सिर्फ -208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ था। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी। तो किसी भी साइक्लोहेक्सेन के साथ, ठीक है, हमने हमारा प्रोडक्ट क्या बना, जब हमने हमने एक साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साट्राइन की हाइड्रोजनेशन की तो प्रोडक्ट क्या बना, साइक्लोहेक्सीन। इसी तरह बेंजीन की जब हमने एडिशन की, हाइड्रोजनेशन की, तो प्रोडक्ट क्या बना, साइक्लोहेक्सीन। तो यहां पर फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है कि रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है बेसिकली, तो रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी जो है बेसिकली ये डिफरेंस है। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी जो है ये बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब यहां पर ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कोई भी 3 डबल बॉन्ड वाला अल्कीन जब उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है, तो वो जो एनर्जी जो उसने रिलीज करनी थी, ठीक है, वो एनर्जी जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड एनर्जी, और जो आपके 3 डबल बॉन्ड वाले बेंजीन ने हाइड्रोजन के ऐड होने पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की, वो -208, इनका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 150 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रेजोनेंस एनर्जी जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड किसी अपने ही तरह के स्ट्रक्चरल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है और एनर्जी जो है वो थोड़ी रिलीज कर रहा है। ठीक है, जितनी रेजोनेंस एनर्जी किसी की ज्यादा होगी जिस कंपाउंड की, इसका मतलब क्या है, जितना गैप कम होगा, जितनी ये एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी कम ज्यादा आएगी, तो समझ लें कि उतना गैप ज्यादा है एनर्जी में, तो आपका जो कंपाउंड है वो अपने ही तरह के किसी कंपाउंड से एनर्जी थोड़ी रिलीज कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल है, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन जो है ये आ गई। तो ये एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं पेपर के अंदर अक्सर। तो बेंजीन के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन है, किसकी डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसके रिंग जो है वो इसके रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम इसको देखें
तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनमें व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो पहला सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है रेजोनेंस एनर्जी, कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी स्टूडेंट वो हमने डिस्कस किया पीछे, कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेसिकली वो डिफरेंस होता है, ठीक है, एक्चुअल एनर्जी जो बेंजीन ने रिलीज की और कैलकुलेटेड एनर्जी, ठीक है, ये उनका बेसिकली क्या होती है, डिफरेंस होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और वाई बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अदर कंपाउंड, तो बेंजीन जो है वो स्टेबल क्यों है बाकी कंपाउंड से। तो स्टूडेंट इसमें भी आप बताएंगे कि बेंजीन के अंदर बेंजीन इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो ड्रा करके पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने पीछे पढ़ा, तो इनकी ओवरलैपिंग करवा के पाई इलेक्ट्रॉन्स के रिंग बना के आप बता सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। तो इसको आप लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने समझ के जो है पढ़ना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो बाकी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।